हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास हम बंगाल के इतिहास से शुरू कर रहे हैं। बंगाल का इतिहास। उत्तर मुगल काल में बंगाल फर्रुखसियर के समय मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बना, जो 1717 में बना और 1722 में बंगाल को आज़ाद करवा लिया। मुर्शीद कुली खां, जो कि औरंगजेब के समय भारत आया था, इसके कार्य इसने राजधानी परिवर्तन करी। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी। खलीसा भूमि का विस्तार किया। इजारेदारी मतलब ठेकेदारी व्यवस्था लागू करी और जमींदार सीताराम उदयनारायण गुलाम मोहम्मद सुजात खां की जमींदारी राम जीवन नामक व्यक्ति को दे दी। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु। अगला नवाब शुजाउद्दीन मुर्शीद कुली का दामाद था। शुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार को बंगाल में शामिल किया। बिहार नवाब तहसीलदार नाजिम अली वर्दी खां को बनाया। अगला नवाब शराफत खां हाजी मोहम्मद शराफत का मुख्य सलाहकार बना, जो अली वर्दी खां का भाई था। अली वर्दी खां और हाजी मोहम्मद ने मिलकर 1740 गिरिया के युद्ध में शराफत खां को पराजित कर दिया। अगला नवाब अली वर्दी खां, इसने राजकोष को मजबूत करना शुरू किया। 20 लाख की जगह 30 लाख का नजराना बादशाह मोहम्मद रंगीला को भेजा। बाद में नजराना कम कर दिया बादशाह दुखी। इसी समय मराठा रघुजी भोसले ने उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया, जो बंगाल के अधीन था। आक्रमण का कारण रघु के दूत भास्कर पटेल की उड़ीसा में हत्या। रघु जी ने उड़ीसा को खूब लूटा, साथ में अली वर्दी खां से हरजाना भी लिया। इसीलिए बंगाल की अर्थव्यवस्था खराब, रंगीला को हरजाना भी कम मिला। अली वर्दी खां ने वित्त मंत्री राजवल्लभ को राजा की उपाधि दी। 1752 दहनी प्रथा समाप्त की। यूरोपीय कंपनी भारतीय जुलाहों को पहले से ही कम कीमत देकर कार्य करवाते थे। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। अली वर्दी खां की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 में हो जाती है। अली वर्दी खां की वंशावली 2 पुत्रियां, अमीना बेगम जिसका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब, घसीटा बेगम पुत्र शौकत जंग पूर्णिया के गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन। मतलब अली वर्दी खां की 2 बेटियां थीं, पहली अमीना बेगम, दूसरी का नाम था घसीटा बेगम। अमीना बेगम का पुत्र सिराजुद्दौला, जो कि अली वर्दी खां के मरने के बाद बंगाल का नवाब बना, और घसीटा बेगम का पुत्र था शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का गवर्नर बनाया गया, जो कि पूर्णिया बंगाल के ही अधीन थी। सिराजुद्दौला ने राजधानी को मुर्शिदाबाद में ही रखा। प्रशासन संबंधी 2 समस्याएं थीं, एक आंतरिक समस्या, दूसरी बाह्य समस्या। घसीटा बेगम और शौकत जंग। घसीटा बेगम उसकी मौसी और शौकत जंग उसकी मौसी का बेटा। बाह्य कारण में ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्या ड्रेक लीडर के तौर पर थी। घसीटा बेगम और शौकत जंग का पक्ष वित्त मंत्री राजवल्लभ ने किया। सिराजुद्दौला ने घसीटा बेगम को कैद खाने में डलवा दिया। शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में 1756 में पराजित कर दिया। ड्रेक, जिसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, सिराजुद्दौला ने फुल्टा द्वीप पर भगा दिया। कलकत्ता को नया नाम अलीनगर देकर वहां पर अमीन चंद्र को सूबेदारी देकर मुर्शिदाबाद वापस आ गया। सिराजुद्दौला ने, जिस पर ड्रेक ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, तो ड्रेक को उसने फुल्टा द्वीप पर भगा दिया। उसके बाद में कलकत्ता को अलीनगर नाम देकर अमीन चंद्र नामक एक सूबेदार को सौंप दिया और उसके बाद में मुर्शिदाबाद वापस आ गया। ब्लैक होल घटना। 146 लोग, जिनको 14 या 18 से फीट की कोठरी में बंद कर दिया, और 123 की जिसमें मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने, ये किसने किया था? ये किया था सिराजुद्दौला ने। अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव को उत्तर भारत के नवाब के पास भेजा ब्लैक होल घटना का बदला लेने के लिए।
कंपनी जो सिर्फ 60% अपने कुल व्यापार का सिर्फ बंगाल से कमाती थी। दूसरा, फ्रांसीसियों को अधिकार न प्राप्त हो जाए, इसी कारण से क्लाइव और भी परेशान था। इसीलिए उसने उसको नवाब के पास भेजा गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। लॉर्ड क्लाइव, विश्वासघाती अमीचंद्र, राज बल्लभ, मीर जाफर और अमी सेठ वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हार गया। बंगाल की भागीरथी नदी, जहाँ पर बेचारा वाटसन को साथ लेकर युद्ध लड़ा था। प्रावधान, कलकत्ता पुनः अंग्रेजों को मिला। कंपनी व्यापारिक विशेषाधिकार वापस। शाही मुद्रणालय में मुद्रा बनाने की अनुमति ब्रिटिश कंपनी को मिली। नवाब में युद्ध क्षतिपूर्ति भी करी। सिराजुद्दौला ने युद्ध की क्षतिपूर्ति भी करी। मीर जाफर नया कठपुतली नवाब बनाया गया। कंपनी को मीर जाफर ने बड़ा उपहार दिया। साउथ में कंपनी को मीर जाफर ने, जब नवाब बनाया गया तो मीर जाफर ने कंपनी को बड़ा उपहार दिया और साथ में लॉर्ड क्लाइव को 3 लाख रुपए भी उपहार में दिए। बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। आगे चलकर अंग्रेजों ने बक्सर को आसानी से जीत लिया। मीर जाफर के प्रमुख कार्य, कंपनी को 24 परगना जिले की जमींदारी दी और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से लॉर्ड क्लाइव को सलावत जंग की उपाधि दिलवाई। कंपनी को एक बड़ी राशि सेना खर्च के लिए देनी पड़ती थी। 2 वर्ष के लिए नदिया एवं वर्धमान जिले को कंपनी को दे दिया। मीर जाफर कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान होकर डचों से मदद मांगी। क्लाइव को जानकारी मिली 1759 ईस्वी में वेदरा युद्ध में डचों का वर्चस्व भारत से समाप्त करके डच कुरेशिया चले गए। अगला नवाब मीर जाफर की जगह पर लॉर्ड क्लाइव ने मीर कासिम को बनाया, जो कि एक कठपुतली नवाब था। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम के कार्य, राजधानी स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण कर दिया। ब्रिटिशों की परमिट व्यवस्था समाप्त कर दी। यूरोपीय पद्धति पर सैन्य प्रशिक्षण एवं सैन्य बल तैयार करा। परमिट व्यवस्था, उनको जो परमिट देनी पड़ती थी अपने ट्रेड के लिए, अपने व्यापार के लिए, उसको उसने समाप्त कर दिया बिल्कुल, कि अब आप आराम से व्यापार कर सकते हो। नंबर 4, फ्रांसीसी पद्धति अपना एवं फ्रांसीसियों को सेना में शामिल किया। समरू नामक फ्रांसीसी सैन्य प्रशिक्षक नियुक्त किया। जमींदारों की बकाया राशि को कठोरता से वसूलना। पटना में आई अंग्रेजी टुकड़ी मार डाली जो तहकीकात करने आई थी। इस पर क्या हुआ, मीर कासिम पर अंग्रेज और नाराज हो गए, जिस कारण बक्सर, जो बिहार प्रांत में था, जिस जगह पर युद्ध हुआ, मुगल बादशाह शाह आलम व सहयोगी वर्सेस अंग्रेजी सेना के मध्य। इसमें क्या हुआ, मीर कासिम बहुत दुखी हो गया था, इसलिए वो भाग गया था कहाँ, अवध में शुजाउद्दौला के पास। वहीं पर उस समय शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल बादशाह थे, वो भी वहीं पर थे। तो इन तीनों ने मिलकर, किसने, अवध नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम, सेनापति हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी गवर्नर विस्टिटार्ड प्लस क्लाइव इस समय बंगाल में था, इनके साथ में लड़ाई हुई, जिसमें हेक्टर मुनरो विजयी हुआ। क्लाइव दोबारा 1765 से 1767 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसने इलाहाबाद की संधि करी। पहली संधि हुई कब, 12 अगस्त 1765। शाह आलम के साथ लॉर्ड क्लाइव में 12 अगस्त 1765 को पहली संधि करी, जिसमें शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार कंपनी को दिया। इलाहाबाद एवं कड़ा की जागीर शाह आलम को मिली। नंबर 3, शाह आलम को कंपनी ने 26 लाख वार्षिक पेंशन देने का वादा, साथ में प्रशासनिक कार्य के संचालन के लिए 53 लाख वार्षिक देने का आश्वासन। ये शाह आलम द्वितीय कौन से थे, प्रथम मुगल बादशाह थे जो पेंशन पाए।
फिर इसके बाद में द्वितीय संधि पहली 12 अगस्त को हुई, भी 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ शुजाउद्दौला से कड़ा एवं मानिकपुर जागीर शाह आलम को दी। शुजाउद्दौला से 50 लाख युद्ध की क्षतिपूर्ति कंपनी ने ली। गाजीपुर के जागीरदार बलवंत सिंह एवं वाराणसी के जागीरदार को पूर्ण अधिकार देने का वचन दिया, साथ ही सैन्य सहायता भी देने का वचन दिया। शुजाउद्दौला को भी अवध की सुरक्षा के लिए सैनिक दिए, पर खर्च शुजाउद्दौला से ही लिया। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में द्वैत शासन लगाया क्लाइव ने, जिसको वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त करके इजारेदारी यानी ठेकेदारी व्यवस्था लागू करी थी। इजारेदारी से किसानों का शोषण। 1717 में बंगाल में भीषण अकाल, करोड़ों लोगों की मौत। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में इस्तेमारी बंदोबस्त। दहसाला यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसे दहसाला पद्धति भी कहते हैं, शुरू की। बाद में इसे स्थायी बंदोबस्त से जाना गया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की सलाह पर निम्न कार्य किए। भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति बनाया, मतलब भूमि को बेचा या खरीदा जा सका। मालिकाना हक जमींदार को दिया। यह ब्रिटिश भूभाग के 19% क्षेत्र पर लागू की। कौन सी? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जॉन शोर की सलाह पर लागू हुआ, जिसमें भूमि को बेचा या खरीदा जा सकता था। इसमें मालिकाना हक जमींदार को दिया गया। यह ब्रिटिश भूभाग के 19% क्षेत्र पर लागू था, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक एवं वाराणसी क्षेत्र। राजस्व कर 10/11 भाग कंपनी का, 1/11 भाग जमींदार का। किसान का भाग इसमें तय नहीं था। स्थायी बंदोबस्त में किसान का कोई भाग तय नहीं था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1792 कर्नल रीड ने मद्रास के 12 महल से शुरुआत करी। 1809 में मुनरो ने निजाम के कुछ क्षेत्रों में, 1820 में पूरे मद्रास में, 1825 में एल्फिंस्टन ने महाराष्ट्र में ब्रिटिश भूभाग के 51% पर लागू करी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें राजस्व की दर 45 से 55% थी। नोट: दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग अनुपस्थित था, वहाँ रैयत की भूमि मालिकाना होती थी। फिर ये दक्षिण भारत में शुरू हुई रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, फिर इसके बाद में क्या आई? महालवाड़ी व्यवस्था। गांव की समस्त भूमि को भागीदारी समूह माना गया। 1822 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी द्वारा पूरी तरह से रिकार्डो के सिद्धांतों पर, महालवाड़ी रिकार्डो के सिद्धांतों पर, और स्थायी बंदोबस्त जॉन शोर के सिद्धांतों पर। 1822 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी द्वारा पूरी तरह से रिकार्डो के सिद्धांत पर संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं बम्बई में लागू की। 33% भूभाग पर लगान, 66% दर। बाद में लॉर्ड बेंटिंक ने 60%, डलहौजी ने 50% कर दी। फिर मैसूर 1612 में वाडियार वंश द्वारा स्थापना। 1761 हैदर अली द्वारा अधिग्रहित चिक्का वाडियार से। 1761 में ही पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ। पेशवा शासन क्या थे? पेशवा शासन में बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, जो 7 साल तक पेशवा रहे, 1713 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक। फिर बाजीराव प्रथम हुए, जो 20 साल रहे, 1720 से 1740 तक। फिर बालाजी बाजीराव हुए 1740 से 1761 तक, जिनकी 3 संतान हुई, विश्वराव, माधवराव और नारायण राव। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, जिनका कार्यकाल 1767 से लेकर 1799 ईस्वी तक रहा। यह युद्ध मुख्यतः मैसूर एवं अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में निजाम एवं मराठा भी शामिल थे।
लेकिन ये अपना पक्ष अंततः अंग्रेजी सेना में मिला लिया। आंग्ल मैसूर का पहला युद्ध 1767 से 1769। मैसूर से निजाम, मराठा और हैदर अली और अंग्रेजी सेना के साथ में जनरल स्मिथ। संधि हुई मद्रास की संधि 1769 में। मद्रास की संधि से पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ, जिसमें हैदर अली, मराठा और निजाम, इधर वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर मंगलौर की संधि हुई। फिर हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में, तब इस कारण मंगलौर की संधि हो गई 1784 में। पहली मद्रास की संधि हुई, दूसरी मंगलौर की संधि हुई। मंगलौर की संधि आंग्ल मराठा युद्ध में 1780 से 1784 के मध्य दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की संधि है। तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध 1792 ईस्वी से 1790 ईस्वी से 1792 में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेज कॉर्नवालिस, पहले जनरल स्मिथ थे, दूसरे में वारेन हेस्टिंग, तीसरे में अंग्रेज कॉर्नवालिस प्लस मराठा प्लस निजाम। इसमें क्या किया इसमें मराठे और निजाम को कॉर्नवालिस में मिला लिया। और इसमें फिर क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 ईस्वी में। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान, उसके साथ में अंग्रेज़ों की तरफ से वेलेज अली, मराठा और निजाम थे, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। पहला 1767 से 1769, मैसूर की तरफ से निजाम, मराठा और हैदर अली, अंग्रेज़ों की तरफ से जॉन स्मिथ। यहाँ पर मद्रास की संधि होती है 1769 में। फिर इसके बाद में 1780 से 1784 मैसूर, वारेन हेस्टिंग, इनके मध्य फिर लड़ाई हुई, जिसमें मैसूर की तरफ से हैदर अली, मराठे और निजाम थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और वारेन हेस्टिंग मैसूर के साथ में मंगलौर की संधि 1784 में कर लेता है और आंग्ल मैसूर का दूसरा युद्ध विराम हो जाता है। फिर इसके बाद में टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र है, 1790 से 1792 में आंग्ल मैसूर युद्ध फिर होता है, जिसमें अब वारेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं और ये मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लेते हैं, जिस कारण टीपू सुल्तान कमज़ोर पड़ जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में होती है। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेज अली, मराठा और निजाम। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। फिर इसके बाद प्रथम युद्ध में हैदर अली मराठा एवं निजाम को मिलाकर मद्रास पर विजय प्राप्त कर ली। संधि में मद्रास अंग्रेजों को मिला तथा अंग्रेजों ने हैदर अली को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए आश्वासन भी दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में मद्रास संधि का उल्लंघन करते हुए वारेन हेस्टिंग ने माहे पर भी कब्जा कर लिया। आंग्ल मराठा युद्ध के चलते हैदर अली ने निजाम व मराठा को अपने में मिलाकर फिर युद्ध लड़ा और हैदर अली सफल रहा, पर अंत में हैदर अली की मृत्यु 1782 में होने के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। निजाम व मराठा अंग्रेज के पक्ष में चले गए। अंततः मंगलौर की संधि में दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए, साथ में कैदियों को वापस कर दिया। ठीक, ये होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। मंगलौर की संधि हो गई। फिर आता है तृतीय युद्ध में होने का मुख्य कारण टीपू सुल्तान अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर फ्रांसीसियों की मदद से प्रशिक्षित कर रहा था। साथ में वर्तमान गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने इसका नाम मित्रता सूची से बाहर कर दिया था। 1792 ईस्वी में टीपू श्रीरंगपट्टनम की पूरी तरह से घिर जाने के कारण संधि कर ली। टीपू का आधा भूभाग आर्थिक रूप से महत्व वाला वारेन हेस्टिंग ने ले लिया तथा मराठों को धारवाड़ क्षेत्र सौंप दिया। अंग्रेजों ने मालाबार, डिडीगुल, बारामहल जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया।
टीपू पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों के द्वारा कब्जे में ले लिया गया। चतुर्थ युद्ध टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के उबरने के लिए किया। इससे मिस्र, अफगान, अरब, टर्की से अपने दूत भेजकर वैदिक संबंध मजबूत करना प्रारंभ किया। फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन करते हुए जैकोबिन क्लब का अध्यक्ष भी बना। टीपू ने अपनी सेना को फ्रांसीसी पद्धति से युद्ध में सक्षम बनाया। लॉर्ड वेलेजली मैसूर की शक्ति को पूरी तरह नष्ट करने के उद्देश्य से पहले संधि प्रस्ताव फिर बाद में युद्ध की घोषणा कर दी। टीपू की मृत्यु मैसूर वाडियार वंश को सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने 1799 में सहायक संधि कर ली। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वेलेजली ने मैसूर पर कर लिया। ठीक इस के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई। फिर अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य संघर्ष। मराठा साम्राज्य शिवाजी द्वारा स्थापित पुत्र संभाजी, शिवाजी के पुत्र संभाजी थे। इनके पुत्र साहू जी, जिनके समय पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ बना 1713 ईस्वी में। साहू जी का कार्यकाल 1707 से 1748। इनके समय पेशवा योग्यता के आधार पर चुना जाता था। साहू जी के कार्यकाल में 3 पेशवा बने। शिवाजी के पोता थे साहू जी। साहू जी के काल में 3 पेशवा बने, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट और बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, इनके 3 पुत्र हुए, विश्वनाथ राव, माधवराव, नारायण माधवराव। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें इनका पुत्र जो सेनापति था विश्वनाथ राव मारा गया। अहमद शाह अब्दाली विजित हो गए 1761। साहू जी की मृत्यु के बाद इनका साढ़ू रघुनाथ राव था, जिसने साहू का पद ग्रहण किया। रघुनाथ राव अपने हिसाब से पेशवा पद चुनना चाहता था। 1751 में संगोली की संधि। बालाजी बाजीराव ने पेशवा पद को शक्ति से बढ़ा लिया और साहू की शक्ति सीमित कर दी। संगोली की संधि हुई, जिसमें बालाजी बाजीराव ने पेशवा की शक्ति को बढ़ा लिया और साहू की शक्ति को सीमित कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। बंगाल गवर्नर वारेन हेस्टिंग, जो आर्थिक लाभ के कारण एवं चीन व यूरोप के व्यापार में सुगमता के कारण मराठों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग तीनों प्रेसिडेंसी का प्रमुख था। रघुनाथ राव की बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ 1775 की संधि हुई, पर वारेन हेस्टिंग ने स्वीकार नहीं की। सूरत की संधि। 1776 में पुरंदर की संधि। वारेन हेस्टिंग एवं 12 भाई काउंसिल की प्रमुख नाना फडणवीस के मध्य युद्ध नहीं रुका। फिर भी क्यों 1775 की सूरत संधि को ताज क्राउन ने आदेशित किया, क्योंकि उस समय रघुनाथ राव क्या था, रघुनाथ राव उस समय जो है साहू था। तो वारेन हेस्टिंग ने कुछ नहीं कर पाया। रघुनाथ राव ने सालसेट और वसीम 2 क्षेत्रों को अंग्रेजों को देने का वादा किया, पर सूरत की संधि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अनुमति दे दी, जिस कारण युद्ध की शुरुआत हुई। 1779 में 12 भाई काउंसिल ने वारेन हेस्टिंग को हरा दिया। बड़गांव में फिर से जो यह संधि हुई, पर वारेन हेस्टिंग को मान्य नहीं हुई। मराठों को कई स्थानों पर हराया। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। सालबाई की संधि द्वारा शांति 1782 में मिली, जिसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। तत्कालीन पेशवा बाजीराव सेकंड था, जो रघुनाथ राव का पुत्र। यह मराठा संघ का प्रमुख भी था। रघुनाथ राव मतलब संभाजी, मतलब किसके? साहू जी के साढ़ू का पुत्र। बालाजी सेकंड था, जो रघुनाथ राव का पुत्र था। यह मराठा संघ का प्रमुख भी था। मराठा संघ में क्या क्या शामिल था? मराठा संघ में ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बड़ोदरा के गायकवाड़ शामिल थे। गवर्नर जनरल वेलेजली, जो साम्राज्यवादी शासक था। बाजीराव सेकंड
कि वेलेजली से वसीन की संधि सहायक संधि कर ली। होलकर के विरुद्ध 1802 वसीन संधि के प्रावधान। 600 सैनिक दिए। बाजीराव 26 लाख रुपए खर्चा देने को कहा। पेशवा बिना अनुमति किसी दूसरे विदेशी से समझौता नहीं करेंगे। सूरत अंग्रेजों को दे दिया। पेशवा ने निजाम एवं गायकवाड़ के मध्य विवाद को समाप्त करने की अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। वसीन संधि एक तरह से पूरे मराठा संघ के मध्य हुई, जिससे वेलेजली के सम्मान में वृद्धि हुई, मराठों के लिए अपमानजनक थी। मराठों ने युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में इंदौर से होलकर एवं बड़ौदा से गायकवाड़ तटस्थ रहे। युद्ध में सिंधिया एवं भोसले युद्ध में पराजित हुए। सिंधिया से 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि एवं नागपुर के भोसले के साथ देवगांव की संधि अंग्रेजों ने की। सिंधिया ने दोआब, भड़ोच और अहमदनगर दिया। भोसले ने कटक और बरार दिया। बाद में इंदौर से होलकर ने भी युद्ध किया, पराजित हुए। 1805 में राजघाट की संधि। अंग्रेजों ने उत्तरी मालवा एवं बुंदेलखंड का हिस्सा ले लिया। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1813 चार्टर एक्ट द्वारा मुक्त व्यापार नीति लागू की गई। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। मराठा साम्राज्य का बहुत सी चीज़ों ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, जिसमें मराठा साम्राज्य बहुत सी चीज़ों क्षेत्रों में एकाधिकार था, जिसको लॉर्ड हार्डिंग नियंत्रित कर लेना चाहता था। इस समय पिंडारी मतलब लुटेरे जो अंग्रेज व्यापारियों को लूटते थे एवं लूट का हिस्सा मराठों को भी देते थे, जिससे उन्हें मराठों का संरक्षण प्राप्त था। 1816 में नागपुर के अप्पा साहिब को हार्डिंग ने पराजित करके 1817 में बाजीराव सेकंड को और सिंधिया को भी हरा दिया। बाजीराव सेकंड को कानपुर के बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया। अंततः अंग्रेजी सरकार लॉर्ड हार्डिंग ने प्रत्यक्ष रूप से मराठा राज्य पर अधिकार कर लिया। फिर ये हमारा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। राजा राम मोहन राय 1772 में जन्म। पिता रमाकांत राय या मूर्ति पूजा के विरोधी एक ईश्वरवादी थे। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन संवाद कौमुदी साप्ताहिक पत्र बंगला भाषा में, मिरातुल अखबार साप्ताहिक फारसी भाषा में, ब्रह्म निकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत कॉलेज, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1821 में यूनिटेरियन कमेटी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के सदस्य रामचंद्र विद्यावागीश, देवेंद्र ठाकुर, अक्षय कुमार दत्त, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। राधाकांत देव जो सती प्रथा के समर्थक थे, इनके खिलाफ 1829 में प्रीवी काउंसिल में राजा राम मोहन राय ने मुकदमा लड़ा। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा अपराध घोषित 1829 बंगाल, 1830 पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अकबर सेकंड का पेंशन का मुकदमा भी राजा राम मोहन ने लड़ा। तब अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी। 1833 में ब्रिस्टल में मौत के पश्चात रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज को संभाला। फिर देवेंद्र ठाकुर ने, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। 1839 में तत्वबोधिनी पत्रिका एवं पाठशाला का भी गठन किया गया। फिर दयानंद सरस्वती गुजरात के काठियावाड़ जिले के टंकारा नामक ग्राम में जन्म हुआ। पिता करसनजी लालजी तिवारी, माता जसोदाबाई पतंजलि पाणिनि एवं वेदों के ज्ञान से बेहद प्रभावित एकेश्वरवादी ये भी थे। बम्बई में 1875 में आर्य समाज नामक संगठन बनाया। यह पुनरुत्थानवादी थे जो वेदों से मेल नहीं खाता था, जबकि प्रभावित थे पतंजलि पाणिनि और वेदों के ज्ञान से प्रभावित थे। यह पुनरुत्थानवादी थे जो वेदों से मेल नहीं खाता था, उनका इन्होंने विरोध किया। कर्मांड, जाति प्रथा, हिंदूवाद, पुरोहितवाद आदि का इन्होंने विरोध किया। किताबें सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष्य भूमिका। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर। 1883 में जोधपुर राजा द्वारा विश्व अजमेर में मृत्यु। आर्य समाज का विभाजन। 1889 में लाला
हंसराज ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया। लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना। 1902 में संस्कृत को आधार बनाकर स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में बनाया। लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक, लाला हंसराज ने, और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद ने बनवाया। अलीगढ़ आंदोलन 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी द्वारा कलकत्ता से शुरुआत। सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जिसे बाद में AMU बनाया। 1906 में मुस्लिम लीग ने जिन्ना द्वारा सांप्रदायिक विचारधारा को नेतृत्व मिला। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा धार्मिक सहिष्णु को ईसा मसीह एवं कृष्ण का अवतार माना जाता है। गुरदासपुर के जिले में करियान नगर द्वारा इन्होंने आर्य समाज एवं ईसाई धर्म का खंडन किया, इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन पंजाब क्षेत्र में काफ़ी विकसित रहा। देवबंद आंदोलन पुनर्जागरणवादी संगठन। यूपी के सहारनपुर में मोहम्मद कासिम ननौती एवं रशीद अहमद गंगोई द्वारा मुसलमानों के कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार, विदेशी सत्ता के प्रति जिहाद आदि को बढ़ावा, पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह विद्यालयों से प्रबंधित किया। हरिजन आंदोलन गांधी जी ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए घनश्याम दास बिड़ला के आर्थिक सहयोग से चलाया। बाद में बिड़ला छुआछूत विरोधी लीग के अध्यक्ष बने। 1924 में अंबेडकर ने हितकारिणी सभा का गठन किया। बम्बई में 1927 में महार आंदोलन अंबेडकर द्वारा चलाया गया। सत्यशोधक समाज आंदोलन 1873 महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले द्वारा माली समाज द्वारा चलाया गया। बुद्ध एवं कबीर के क्रांतिकारी विचारों को प्रसारित किया। बाली को अपना आराध्य देवता मानते हैं। 1874 में अछूतों के लिए विद्यालय एवं सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महाराष्ट्र में ही कन्याओं के लिए स्कूल तथा विधवाओं के लिए अनाथालय खोला। सार्वजनिक सत्य धर्म एवं गुलामगिरी नामक ग्रंथों की दीनबंधु पत्र का प्रकाशन दीनबंधु सत्यशोधक समाज का प्रमुख पत्र था। यह ब्राह्मण विरोधी होने के कारण लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। यह सिर्फ दलितों का आंदोलन बना। विवेकानंद 1863 में कलकत्ता के कायस्थ परिवार में जन्म हुआ। धर्म के रूढ़िवादी एवं कट्टरपंथ का घोर विरोध किया। सनातन धर्म को मानते थे। 1893 में कन्याकुमारी में ज्ञान प्राप्त। शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया, जहाँ पर वेदांत का भाषण दिया। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम की स्थापना। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1899 ईस्वी में फ्रांस के विश्व इतिहास परिषद में भाग लिया। यूरोप घूमा। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु भी थे। स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु भी थे। लॉर्ड लिटन की नीतियाँ 1878 शस्त्र अधिनियम के तहत भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंधित किया। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर कुमार घोष की थी, रातों रात अपनी भाषा बदल ली। यह बंगाली द्विभाषी प्रकाशन था जिसने अंग्रेजी भाषा कर ली। दिग्दर्शन समाचार पत्र पर रोक लगा दी। ICS परीक्षा की उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दी। कांग्रेस 1885 नामकरण दादा भाई नौरोजी ने अमेरिकी सीनेट के नाम के आधार पर रखा। संस्थापक एओ हुम, सदस्य 72 भागीदार कुलीन परिवार एवं शिक्षित युवा वर्ग। शुरू में आम जनता के मुद्दों को नहीं उठाया। स्थापना के समय गवर्नर जनरल डफरिन, इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन पर रोक लगा दी। पहला अधिवेशन WC बनर्जी मुंबई में किया, जो बंगाली थे। मराठी बोली वालों में पहले अध्यक्ष बने, वो भी बंगाली। 1885 में पहला अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी पारसी थे, यह महाराष्ट्र में हुआ 1886 में। तीसरा मद्रास 1887 बरुद्दीन तैयब जी के द्वारा अध्यक्ष। इस समय सैयद अहमद खां विचार मुस्लिम हिंदू अलग अलग था। 1888 जॉर्ज यूले दिखाया कांग्रेस में सत्ता का विरोध नहीं। कांग्रेस में प्रारंभ में नरमपंथी नेताओं का प्रभाव। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी राजनीति को जनता में सीधे पक्ष में नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये उग्रवादी नेता थे जो जनता के सीधे पक्ष में थे। लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ। साम्राज्यवादी गवर्नर था जिसने बहुत सारे जनता विरोधी कानून पारित किए। 20 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन घोषणा। मुस्लिम पक्ष में आ गए, जनता में आक्रोश।
1899 कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या घटा दी। 1904 में विश्वविद्यालय सीनेट को अपने हाथों में ले लिया। 1899 1900 बंगाल में अकाल कर्जन ने कोई मदद नहीं की। 1903 में दिल्ली दरबार में अकूत पैसा खर्च किया। उग्रपंथी विचारधारा का कार्यक्रम। राजनीतिक नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल द्वारा ये राष्ट्रवादी नेता थे। बंगाल विभाजन पर 7 अगस्त 1950 में एस.एन. बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने और दक्षिणी मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने। इस आंदोलन को उदारवादी बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, किंतु कौन सा आंदोलन? उग्रपंथी विचारधारा का कार्यक्रम। इस आंदोलन को उग्रवादी बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, किंतु उग्रवादियों ने पूरे भारतवर्ष में फैला दिया। उग्रवादियों द्वारा महिलाओं को शामिल करना आगे चलकर असहयोग आंदोलन को आधार मिला। उग्रवादियों ने केवल हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिसने सांप्रदायिकता को जन्म दिया। जिस कारण 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1908 और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। होम रूल लीग आंदोलन। 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक 1908 से 1914 तक मांडले जेल में कारावास। लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को लंदन निकासा। अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया। 1914 में तिलक बाहर आए। इसी समय 1914 में नीदरलैंड में एनी बेसेंट ने भारतीय राजनीति को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिलवाने के उद्देश्य से आई। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की घोषणा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मध्य भारत एवं बरार, मुंबई को छोड़कर बाकी में एनी बेसेंट ने चलाया। बाल गंगाधर तिलक 1914 से 18 तक, इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर भी 1915 में फिरोज शाह मेहता एवं गोखले की मृत्यु के बाद यह कांग्रेस में शामिल होकर आंदोलन चलाते रहे। रोलेट एक्ट, सिडनी रोलेट द्वारा 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को आया और ये एक अंधा कानून गांधी जी ने बनाया। इसके लिए जलियांवाला बाग में बैठक होनी थी, तो यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन। भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अली बंधु मोहम्मद अली एवं शौकत अली द्वारा, क्योंकि मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। तुर्की जो मुसलमानों के धार्मिक केंद्र था, लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के उपरांत तुर्की को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। महात्मा गांधी ने परिस्थितियों को देखते हुए इस आंदोलन का समर्थन किया, फिर बाद में असहयोग में मिला लिया। धन्यवाद। मैं इतना ही वीडियो बनाया। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जो आने वाली परीक्षा है हमारी बिहार टीचर भर्ती, उसके लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा। धन्यवाद।